पढ़ने जा रहे हैं दुलाई वाली कहानी, जो कि यूजीसी नेट पाठ्यक्रम में लगी हुई है, जिसकी रचनाकार हैं राजेंद्र बाला घोष, जिन्हें हम बंग महिला के नाम से भी जानते हैं। चलिए तो कहानी को शुरू करते हैं। काशी जी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोदौलिया की तरफ आ रहा था। तो कौन से घाट पे? दशाश्वमेध घाट पे। एक हाथ में मैली सी तौलिया से लपेटी हुई भीगी धोती और दूसरे में सुरती की गोलियों की कई डिबिया और सुंघनी की एक पुड़िया थी। उस समय दिन के 11 बज रहे थे। गोदौलिया की बाईं तरफ जो गली है, उसके भीतर एक और गली में थोड़ी दूर पर एक टूटे मकान से पुराने मकान में वह जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य के वासोपयोगी थी। नवागत मनुष्य धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया। वहां एक कोठरी में हाथ की चीजें रख दी और सीता सीता कहकर पुकारने लगा। क्या है? कहती हुई एक 10 बरस की बालिका आ खड़ी हुई। तो कितने बरस की थी बालिका? वो सीता जिसका नाम है, वो 10 बरस की है। तब उस पुरुष ने कहा, सीता जरा अपनी बहन को बुला ला। अच्छा कहकर सीता चली गई और कुछ देर में एक नवीना स्त्री आकर उपस्थित हुई। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो, हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्ययुक्त होकर और झुंझुलाकर बोली, आज ही जाना होगा? यह क्यों? भला आज कैसे जाना हो सकेगा? ऐसे ही था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते हो कि मुंह से कह दिया बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता। आज तो किसी सूरत में जाना नहीं हो सकता। तुम आज कहती हो? हमें तो अभी जाना है। बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं। तो वो जो इंसान है वो क्या बोल रहा है, किसकी बात कर रहा है? नवल किशोर की। आगे हमें पता चलेगा कौन है वो। पात्र का नाम ध्यान रखना है। और वो कहाँ से आ रहे हैं? कलकत्ते से आ रहे हैं। आरे से अपनी नई बहू को भी साथ ला रहे हैं। आरे से उनकी बहू आ रही है। सो उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इसरार किया है। हम सब लोग मुगल सराय से साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। इनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला। इसी से मैं झट नहा धोकर लौट आया। बस अब करना ही क्या है? कपड़ा वपड़ा जो कुछ हो बांध बूंद कर घंटे भर में खा पी कर चली चलो। जब हम तुम्हें विदा कराने आए ही हैं, तब कल के बदले आज ही सही। हाँ, यह बात है, नवल जो चाहे करावे। क्या एक ही गाड़ी में ना जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा? अब तो किसी तरह रुकोगे नहीं, जरूर ही उनके साथ जाओगे। पर मेरे तो नाको दम आ जाएगी। क्यों? किस बात से? उनकी हंसी से। और किससे? हंसी ठट्ठा राह में अच्छी लगती है? उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज मैं चौके में बैठी पूड़ियाँ काट रही थी कि इतने में न जाने कहाँ से आकर नवल चिल्लाने लगे, ए बुआ, तुम्हारी बहू पूड़ियाँ खा रही है। मैं तो मारे शर्म के मर सी गई। हाँ, भाभी जी ने बात उड़ा दी सही। वह बोली, खाने दो, खाने पहनने के लिए तो आई ही है। पर मुझे उनकी हंसी बहुत बुरी लगी। बस इसी से उनके साथ नहीं जाना चाहती। अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि बेचारी कभी रोटी तक तो खाती ही नहीं, पूरी क्यों खाने लगी। इतना कहकर वंशीधर कोठरी के बाहर चले आए और बोले, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रो रुलाकर तैयार हो जाना। इतना सुनते ही जानकी देई की आंखें भर आई और आषाढ़ सावन की ऐसी झड़ी लग गई। वंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं। बनारस में उनका ससुराल है। तो ध्यान रखना है कि वो इलाहाबाद के और ससुराल उनका बनारस है। स्त्री को विदा कराने आए हैं। ससुराल में एक साले साली और सास के सिवाय और कोई नहीं है। नवल किशोर इनके दूर के नाते में ममेरे भाई हैं, पर दोनों में नाते से मित्रता का ख्याल अधिक है। दोनों में गहरी मित्रता है। दोनों एक जान दो कालिब हैं। उसी दिन वंशीधर का जाना स्थिर हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। माँ रोती धोती लड़की को विदा की सामग्री इकट्ठा करने लगी। जानकी देई भी रोती रोती ही तैयार होने लगी। कोई चीज भूलने पर धीमी आवाज से माँ को याद भी दिलाती गई। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आ गया। अब गाड़ी या इक्का लाने कौन जाए? ससुराल वालों की अवस्था अब आगे की सी नहीं थी। 2-2, 4-4 नौकर चाकर हर समय बने रहे, ऐसी अवस्था उनकी अब नहीं थी। सीता के बाप के ना रहने से काम बिगड़ गया। पैसे वाले के यहाँ नौकर चाकरों के सिवा और भी 2-4 खुशामदी घेरे रहते हैं। चूचे को कौन पूछे। एक कहाड़ी ने सो भी इस समय कहीं गई है। साले राम की तबीयत अच्छी नहीं, वह हर घड़ी बिछौने से बातें करते हैं। इस पर भी आप कहने लगे, मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, नजदीक तो है। वंशीधर बोले, नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ करोगे, मैं ही जाता हूँ।
जाते जाते वंशीधर विचारने लगे कि इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने लायक नहीं होती, क्योंकि एक तो उतने ऊंचे पर चढ़ना पड़ता है, दूसरे पराये पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है। मैं एक पालकी गाड़ी ही कर लूँ, उसमें सब तरह का आराम रहता है। पर जब गाड़ी वालों ने 1.5 रुपया किराया मांगा, कितना मांगा था गाड़ी वाले ने 1.5 रुपया, तब वंशीधर ने मन में कहा चलो इक्का ही सही, पहुंचने से काम। कुछ नवल किशोर तो यहाँ साथ है नहीं, इलाहाबाद में देखा जाएगा। वंशीधर इक्का ले आए और जो कुछ असवाब था इक्के पर रखकर आप ही बैठ गए। जानकी देवी बड़ी विकलता से रोती हुई इक्के पर जा बैठी। पर इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ? लाइन थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि पर इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ। कथन, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं। इक्का जैसे जैसे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे जानकी की रुलाई भी कम होती गई, क्योंकि जानकी रो रही थी। पर जैसे जैसे समय बीतता गया तो उसकी रुलाई कम होती गई। उसी पे ये कथन है, ध्यान में रखना है कि पर इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ। सिकरौल के स्टेशन के पास पहुंचते पहुंचते उस जानकी अपनी आंखें अच्छी तरफ पहुंच चुकी थी। तो कौन से स्टेशन के पास? सिकरौल के स्टेशन के पास। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि अचानक वंशीधर की नज़र अपनी धोती पर पड़ी। और ये भी महत्वपूर्ण है, और अरे एक बात तो हम भूल ही गए, कहकर पछता सा उठे। इक्के वाले के कान बजाकर जानकी ने पूछा, क्या हुआ? क्या कोई ज़रूरी चीज़ भूल आए? नहीं, एक देसी धोती पहन कर आना था, सो भूल कर विलायती ही पहन आए। नवल कट्टर स्वदेशी हुए ना, है ना? वह बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। देखेंगे 2-4 सुनाए बिना ना रहेंगे। और बात भी ठीक है, नाहक विलायती चीज़ें मोल लेकर क्यों रुपये की बर्बादी की जाए? देशी लेने से भी दाम लगेगा, सही रहेगा तो देसी में। जानकी जरा भौहें टेढ़ी करके बोली, ओह धोती तो धोती, पहनने से काम क्या, यह बुरी है? इतने में स्टेशन के कुलियों ने आ घेरा। वंशीधर एक कुली करके चले। इतने में इक्के वाले ने कहा, इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के उस पार तो 1.5 दर्जे का टिकट मिलता है। वंशीधर फिर कर बोले, अगर 1.5 दर्जे का ही टिकट लूं तो? इक्के वाला चुप हो गया। इक्के की सवारी देखकर इसने ऐसा कहा। यह कहते हुए वंशीधर आगे बढ़े। यथा समय रेल पर बैठकर वंशीधर राजघाट पार करके मुगलसराय पहुंचे। वहां पुल लांघकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा बैठे। आप नवल से मिलने की, क्योंकि वो लोग मुगलसराय से साथ जाने वाले थे, आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफॉर्म की इस छोर से उस छोर तक टहलते रहे। देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखलाई पड़ा। मुसाफिर अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आ खड़ी हुई। जिस प्रकार आजकल प्रश्न कहानी से सीधे कथन निकाल के दे देते हैं, तो ये कथन भी महत्वपूर्ण है। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करके कंफ्यूज हो सकते हैं हम लोग कि अमृतसर आ गया नहीं, या फिर और भी किसी कहानी से। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आ खड़ी हुई। वंशीधर एक बार चलती गाड़ी में ही में शुरू से आखिर तक देख गए, पर नवल का कहीं पता नहीं। वंशीधर फिर सब गाड़ियों को दोहरा गए, तेहरा गए, भीतर घुस घुस कर एक एक डब्बे को देखा, किंतु नवल ना मिले। अंत को आप खिजला उठे और सोचने लगे, मुझे तो वैसी चिट्ठी लिखी और आप ना आया, मुझे अच्छा उल्लू बनाया। अच्छा जाएंगे कहाँ? भेंट होने पर समझ लूंगा। सबसे अधिक सोच तो इस बात का था कि जानकी सुनेगी तो ताने पर ताना मारेगी, पर अब सोचने का समय नहीं। रेल की बात ठहरी। वंशीधर झट गए और जानकी को लेकर जनानी गाड़ी में बिठाया। वह पूछने लगी, नवल की बहू कहाँ है? वह नहीं आए, कोई अटकाव हो गया? कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। टिकट तो 1.5 का था, पर 1.5 दर्जे का कमरा कलकत्ते से आने वाले मुसाफिरों से भरा था, इसलिए तीसरे ही दर्जे में बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में वंशीधर बैठे थे उसके सब कमरों में मिलाकर कुल 10 ही 12 स्त्री पुरुष थे। समय पर गाड़ी छूटी। नवल की बातें और न जाने क्या क्या अगर बगर सोचते सोचते गाड़ी कई स्टेशन पार करके मिर्जापुर पहुंची। तो कहाँ पे वंशीधर को पेटराम की शिकायत हुई थी? तो मिर्जापुर स्टेशन में। उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में अभी देरी है, चलने के झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना ही वंशीधर ने बनारस छोड़ा था, इसलिए आप झट प्लेटफॉर्म पर उतरे और पानी के बम्बे से हाथ मुंह धोकर एक खोमचे वाले से थोड़ी सी ताजी पूरियां और मिठाई लेकर निराले में बैठ आपने उन्हें ठिकाने पहुंचाया। पीछे से जानकी की सुध आई। सोचा कि पहले कुछ पूछ ले तब कुछ मोल लेंगे, क्योंकि स्त्रियां नटखट होती हैं, वह रेल पर खाना नहीं पसंद करती। पूछने पर वही बात हुई। तब वंशीधर लौटकर अपने कमरे में आ बैठे। यदि वह चाहते तो इस समय ड्योढ़े में बैठ जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी, पर उन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए कौन बखेरा करे। वंशीधर अपने कमरे में बैठा तो
दो एक बार मुसाफिर अधिक दिख पड़े। आगे वाले में से एक उतर भी गया था। जो लोग थे सब तीसरे ही दर्जे के योगी जान पड़ते थे। अधिक सभ्य कोई थे तो वंशीधरी थे। उनके कमरे में पास वाली जगह पर एक भले घर की स्त्री बैठी थी। वो बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए, एक हाथ लंबा घूंघट काढ़े कपड़े की गठरी सी बनी बैठी थी। वंशीधर ने सोचा, इनके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर उनके साथ बातचीत करके समय बिताएंगे। एक दो करके तीसरी घंटी बजी। तब वह स्त्री कुछ अकचका कर थोड़ा सा मुंह खोलकर जंगले के बाहर देखने लगी। जो ही गाड़ी छूटी वह मानो कांप सी उठी। रेल का देना लेना तो हो ही गया था, अब उसको किसी की क्या परवाह, अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ न थी, केवल दो चार आदमी रेल की अंतिम विदाई तक खड़े थे। जब तक स्टेशन दिखलाई दिया तब तक वह बाहर ही देखती रही। फिर अस्पष्ट स्वर से रोने लगी। उस कमरे में तीन चार प्रौढ़ा ग्रामीण स्त्रियां भी थी। एक जो उनके पास ही थी कहने लगी, अरे इनकर मनई तो नाही आइलेन हो, देखो रोवल करत हईन। दूसरी, अरे दूसरी गाड़ी में बैठा हुई है। पहली, दूर वरही ई जनानी गाड़ी थोड़े है। दूसरी, तऊ तो भूल तो कहू, कहकर दूसरी भद्र महिला से पूछने लगी, कौन गांव उतरबू बेटा, मिर्जापुर चढ़ी हऊ ना। उनके जवाब में उसने जो कहा वह सुन न सकी। तब पहली बोली, हट, हम पूछली ना, हम कहाँ उतरबू हो, आए इलाहाबाद से। दूसरी, इलाहाबाद कौन सी गाँव ही गोइया। पहले, अरे नहीं जल लहू, प्रयाग जी जाही मनई मकर नहाए ले जाला। दूसरी, भला प्रयाग को कह रहे हैं ये लोग जी, काहे न जानित ले, कहे नहीं तोहरे पंच के धर्म से जार दाई नहा चुका ही, मतलब तुम्हारे लोग के वजह से 4 बार में नहा चुकी हैं। ऐसे हो सोमवारी और गहन तका दगा लाग रहा था, उन तोहरे काशी जी नहाए गई रहे। पहले आवे जाए के सब औते जाट बटले बाटन फुनी स्थित साहित्य तो विचारों पर विपत में ना पड़ी। वो लोग आपस में बातें करने लगी। दूसरे, ऐसे एक दाई हम आवत रहे, एक मिली औरो मोर संगे रही। देख कौन स्टेशन को टिसनिया पर उकर मलिकवा उतरे से जुड़ता गाड़ी, जैसे कि कोई आ रही थी तो वो स्टेशन पे उसके हस्बैंड उतरे तो फिर वो गाड़ी खुल गई। अब भैया वो गाड़ी फार नरिया, ए साहिब गरिया खड़ा करी, ए साहेब गरिया तनी खड़ा करी, भला गरिया दहिनाती काहे के खड़ी होए। पहली उ मेहरुआ बड़ी उजबक, भला केहू के चिल्लाए से, मतलब वो लेडी कितना भी बोलती रही। वो लोग स्टोरी बता रहे हैं कि बट गाड़ी थोड़ी ना रुकने वाली थी। इस बात पर कुल कमरे वाले हंस पड़े। अब जितने पुरुष स्त्रियां थी एक से एक अनोखी बातें कर अपने अपने तजुर्बा बयान करने लगी। बीच बीच में उस अकेली अबला की स्थिति पर भी दुख प्रकट करती जाती थी। तीसरी स्त्री बोली, टिकसिया पल्ले बायदा नाही, ऐसा ये बात सुनी तो कलकत्ते ताइले मुसलिया ले, अरे इहो तो नाही के दूर से आवत रहले, फरागत के बदे उतर ले। चौथी, हम तो इनके संगे आदमी के देखबो ना की गोइया। तीसरी, हम देखे रहली मजे टोपी दिहेल रहले को। इस तरह उनकी बेसिर पैर की बातें सुनते सुनते वंशीधर उब उठे। तब वह उन स्त्रियों से कहने लगे, तुम तो नाहक उन्हें और भी डरा रही हो। जरूर इलाहाबाद तार गया होगा और दूसरी गाड़ी से वे भी वहाँ पहुँच जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूँ, मेरे संग भी स्त्रियाँ हैं। जो ऐसा है तो दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन पर ही ठहरा रहूंगा। तुम लोगों से कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना, उनको अकेले छोड़ देना उचित है। यदि मालूम पता हो जाए तो मैं इन्हें ठहरने के स्थान पर ही पहुंचा दूंगा। वंशीधर की इन बातों से उन स्त्रियों की वाह की धारा दूसरी ओर बह चली। हाँ, यह बात तो आप भली कही। नहीं भैया, हम पंचे काहे के केहू से कुछ कही, अरे एक के बाद एक करत ना बाए तो दुनिया चलत कैसे बाए, इत्यादि ज्ञान गाथा होने लगी। कोई उस बेचारी को सहारा मिलते देख खुश हुए और कोई नाराज भी हुए। क्यों, सो मैं आपसे नहीं बतला सकती। उस गाड़ी में जितने मनुष्य थे सभी ने इस विषय में कुछ ना कुछ कह डाला। पिछली सीट में केवल एक स्त्री जो फरासीसी छीट की दुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी, कुछ नहीं बोली। कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर वंशीधर की ओर ताक देती थी और सामने हो जाने पर फिर मुंह फेर लेती थी। वंशीधर सोचने लगी, यह क्या बात है, देखने में तो यह भले घर की मालूम होती है पर आचरण इसका अच्छा नहीं। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने कोई। वंशीधर उस स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगी। यदि तार से कोई खबर ना आई होगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा, और जो उससे भी कोई ना आया तो क्या करूंगा। जो हो, गाड़ी नैनी से छूट गई। अब उन अशिक्षिता स्त्रियों ने फिर मुंह खोलकर बोला, कब भैया जो कहू बिन टिकस के आवत होए तो ओकर का सजा होए। अरे मतलब कोई बिना टिकट के आए तो उसकी क्या सजा होगी। अरे ओका ही नहीं चाहत रहा कि मेहरारू के तो बैठा देलेन और पुआ
तो उन टिक्कस लेके चल देले। किसी आदमी ने यहाँ तक दौड़ मारी कि रात को वंशीधर इसके जेवर छीन कर रफू चक्कर हो जाएंगे। इस गाड़ी में एक लाठी वाला था, उसने खुल्लम खुल्ला कहा, का बाबूजी कुछ हमरो साझा। इसकी उसकी बात है, वंशीधर क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने उसे खूब धमकाया। उस समय तो वह चुप हो गया, पर यदि इलाहाबाद उतरता तो वंशीधर से बदला लिए बिना ना रहता। वंशीधर इलाहाबाद में उतरे, एक बुढ़िया को भी वहीं उतरना था। उससे उन्होंने कहा, उनको भी अपने संग उतार लो। फिर इस बुढ़िया को उस स्त्री के पास बिठाकर आप जानकी को उतारने गए। जानकी से सब हाल कहने पर वह बोली, अरे जाने भी दो, किस बखेरे में पड़े हो। पर वंशीधर ने ना माना। जानकी को और उस भद्र महिला को एक ठिकाने बिठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गए। वंशीधर के जाते ही बुढ़िया जिसे उन्होंने रखवाली के लिए छोड़ा था, किसी बहाने भाग गई। स्टेशन मास्टर से पूछने पर मालूम हुआ कि कोई तार नहीं आया है। अब तो वंशीधर बड़े असमंजस में पड़े। टिकट के लिए बखेरा होगा, क्योंकि वह स्त्री बेटिकट लौट कर आया तो किसी को ना पाया। अरे यह सब कहाँ गई, यह कहकर चारों तरफ देखने लगे, कहीं पता नहीं। इस पर वंशीधर घबराए। आज कैसी बुरी साइड में घर से निकले कि एक के बाद एक दूसरी आफतें फंसते चले आ रहे। इतने में अपने सामने उस दुलाई वाली को आते देखा। तू ही उन स्त्रियों को कहीं लेके गई है। इतना कहना था कि दुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। अरे यह क्या, सब तुम्हारी ही करतूत है। अब मैं समझ गया, कैसा गजब तुमने किया। ऐसी हंसी मुझे नहीं अच्छी लगती। मालूम होता है कि वह तुम्हारी ही बहू थी। अच्छा तो वे लोग गई कहाँ। वे लोग तो पालकी गाड़ी में बैठी हैं, तुम भी चलो। नहीं, मैं सब हाल सुन लूँगा तब चलूँगा। हाँ ये तो कहो, तुम मिर्ज़ापुर में कहाँ से आ निकले। मिर्ज़ापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से, बल्कि मुगल सराय से तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ। तुम जब मुगल सराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे, तब मैं 8वें दर्जे में ऊपर वाले बेंच पर बैठे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्ज़ापुर में तुम पेट के धंधे में लगे थे। मैं तुम्हारे पास से निकल गया, पर तुमने ना देखा। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा, सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट होऊंगा। फिर थोड़ा और देख ले करते करते यहाँ तक नौबत पहुंची। अच्छा अब चलो, जो हुआ उसे माफ़ करो। यह सुन वंशीधर प्रसन्न हो गए। दोनों मित्रों में बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। वंशीधर बोले, मेरे ऊपर जो कुछ बीती सो बीती, पर वह बेचारी जो तुम्हारे गुणवान के संग पहली ही बार रेल से आ रही थी, बहुत ही तंग हुई। उसे तो तुमने नाहक रुलाया, वह बहुत ही डर गई। नहीं जी, डर किस बात का था। तुम दोनों गाड़ी में थे ना। हम तुम दोनों गाड़ी में ना थे। हाँ, पर यदि मैं स्टेशन मास्टर से इतला कर देता तो बखेरा खड़ा हो जाता ना। अरे तो क्या मैं मर थोड़े ही गया था। 4 हाथ की दुलाई की बिसाती कितनी। इसी तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आए। देखा तो दोनों मित्र वधुओं में खूब हंसी हो रही थी। जानकी कह रही थी, अरे तुम जानो क्या, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है। हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाएं तो इन्हें दया ना आवे। खैर दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को ले राजी खुशी घर पहुंचे, और मुझे भी उनकी ये राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। इस तरह ये कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।